जी, अस्सलाम वालेकुम. I hope all of you are well. Welcome to this free workshop on paper attempting techniques, tips, and tricks for the CSS special exam. It has been organized by CSS Co Club. ये आप सबको पता ही है. And let me introduce myself before we start the lecture. तो बेसिकली अभी जो आपको कुछ ये स्क्रीन पे स्लाइड्स नजर आ रही हैं, ये ओवरऑल कुछ इस टाइम के लिए tips हैं which we will discuss in detail later on. So first let me introduce myself. My name is Maryam Masood Khan and I am an instructor at CSS Scope Club. I have been into teaching since 2018 and since the very year since 2018 I have also been into social science research. So CSS को पढ़ाते हुए अब मुझे कुछ अराउंड 1.5-2 years हो चुके हैं. सो हम लोग अब आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि ये जेंडर स्टडीज के लिए हमने सेशन आज रखा है टू टेल ऑल ऑफ यू कि इन लास्ट फ्यू डेज में जब आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं और अपने एग्जाम वाले दिन भी आप क्या कर सकते हैं और आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. So let's start. Just give me 1 minute. For those of you who do not know me, आप लोग जा सकते हैं Instagram पे and you can see for yourself कि मेरे notes और वो कुछ notes भी हैं, कुछ मेरे you know lecture notes हैं, detail notes I think वहाँ पे नहीं है, कुछ flow charts हैं, कुछ feedback है. You can see that at CSS_ मरियम मसूद खान. ठीक है जी. अब बेसिकली जब कोर्स होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, आप वो पढ़ा रहे होते हैं, मतलब मेरा जो पूरा एक लेक्चर होता है, एक पूरा सेशन होता है, उसमें तो ऐसे होता है कि मैं बहुत बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करवाती हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक. सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सच एज पेट्रियार्की, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, मेल डोमिनेंस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें, जेंडर इनइक्वालिटीज, जेंडर डिविजन ऑफ रोल्स, द डिविजन ऑफ लेबर थ्योरी एक्सेट्रा, एवरीथिंग. यहाँ पे आज हमारा एजेंडा डिफरेंट है. सो आई विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग जो मैं अपने सेशन में ओवरऑल सारी टिप्स देती हूँ वो मैं आज यहाँ पे समराइज कर दूँ. ठीक है जी. आई विल ट्राई एंड यू गाइज कैन ड्रॉप एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स जो भी आपको समथिंग विच इज रिलेटेड टू टुडेज एजेंडा ऑफ द क्लास. ओके, फिर एंड में आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस. तो सबसे पहले तो अब आपके पास है जी a few days left. 12th को इंशाल्लाह यू हैव योर एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम, और फिर आपके इसी तरह से इंशाल्लाह 12 एग्जाम्स गुजर जाएंगे. गिव इट योर बेस्ट. ठीक है जी. अच्छा, अब पहली चीज तो ये है कि इस वक्त आपके पास आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको अपने सारे जार्गन्स ये क्लियर होने चाहिए. ठीक है, कोई भी जो आपकी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं आप वो कर चुके हो और अब उनको रिवाइज करने बैठ जाइए. आपके पास रेलेवेंट अच्छी सी कोई केस स्टडीज हो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, रियल लाइफ केस स्टडीज हो. उसके बाद आपके पास कोई सही ऑथेंटिक फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैट्स हो, कोई अच्छी इंडेक्स है वो भी हो. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लीजिए, या जेंडर गैप इंडेक्स देख लीजिए, जेंडर पैरिटी परसेंटेज देख लीजिए. इस तरह की चीजें अपने पास एक सेपरेट पेज पे लिख के रख लीजिए. ठीक है, और इनको रिवाइज करें क्योंकि ये खाली यहाँ पे नहीं, आपके किसी और एग्जाम में भी आपको काम आ सकती है, एसए में या एनी अदर एग्जाम, जहां पे भी आप उसको यूज करना चाहें. अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात ये है कि अब आपके पास रिवीजन का अच्छा टाइम है. आप बैठे अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, उसी तरीके से जेंडर स्टडीज को भी जरा टाइम दीजिए. बिकॉज आप लोगों को आता होता है जेंडर स्टडीज इज एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन जब आप लोग बैठते हैं एग्जाम में तो आप, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो वहां पे अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते, इसलिए नंबर ज्यादा नहीं आते. वरना ये तो बहुत ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बीन स्कोरिंग इन 80s and 70s. ठीक है,
79, 80, 81, 82 इस तरह से आराम से मार्क्स आ जाते हैं। तो पहले तो ये कर लें कि इसके एमसीक्यूज उठा के बिल्कुल साइड पे कर दें, उन्हें रिवाइज कर लें। नंबर 2, आपको ये करना है कि जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो बस अब अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज करें। कोई न्यू चीज इस वक्त पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस वक्त कोई नई चीज पढ़िएगा नहीं। ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने ये करना है कि आप अपनी एक रूटीन इस वक्त सेट कर लीजिए कि रोज मैंने उठना है जिस टाइम पे मेरा एग्जाम है। ठीक है, सुबह 8 बजे उठें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें। ठीक है, उस टाइम पे उठ के अपनी आउटलाइंस बनाएं, अपने नोट्स को रिवाइज करें, ताकि पेपर में आप उस टाइम पे डल ना हो, सो ना रहे हो। ये इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी बात ये कि अपने पास्ट पेपर्स खोलें, उनको रिव्यू करें। अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आउटलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके क्वेश्चंस चेक हुए हुए हैं। जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ योर सॉल्व्ड पेपर्स और मेरी इवेल्युएटेड जो जो मैंने आपको कमेंट्स दिए हुए हैं उनको रिविजिट कर लीजिए। अब पास्ट पेपर्स इस वक्त प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा? वो ये होगा कि आपकी अच्छी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, पेपर में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल से आते हैं कि किस चीज पे कितना टाइम लगाना है। दूसरी बात ये कि आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज ये है कि आप थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं विद द पेपर पैटर्न। ठीक है, विद द क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे ये आपको एक फायदा होता है पास्ट पेपर सॉल्व करने का, कि आपको क्वेश्चन को डिकोड करना आ जाता है। वरना बाज औकात ये होता है कि स्टूडेंट्स उसको डिकोड ही नहीं कर सकते सही तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर तो बड़ा परफेक्ट लिखते हैं लेकिन उसको रेलेवेंट नहीं करते टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट के साथ उसको उसकी रेलेवेंस क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक काम और करें, प्लीज डू योर सेल्फ अ फेवर एंड जस्ट रिलैक्स। स्ट्रेस से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय कंफ्यूजन के, और कंफ्यूजन से आपके जितने लॉसेस हैं वो कंफ्यूजन से ही स्टार्ट होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, आराम से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। दिस वाज अबाउट इट। अब हम अपने इसको लेक्चर को, आज का जो ये सेशन है, वर्कशॉप है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने नाउ इन द लास्ट फ्यू डेज, ये जो आपके आखिरी कुछ रिवीजन के डेज हैं, इसमें आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपने क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है, किस टॉपिक में से क्या करना है। ठीक है, पहले प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक्स करने हैं, इनमें कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब पहली चीज तो ये हो गई कि आपको मैं टिप्स दूंगी कि फर्स्ट फ्यू डेज में आपने क्या करना है और उसमें क्या किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद ऑन योर एग्जाम डे आपकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस कि जी लास्ट फ्यू डेज में आपने क्या करना है। ओके जी, तो अब सबसे पहले तो आप चले जाएं और जाके अपनी फेमिनिस्ट थ्योरीज खोल लें। ठीक है, जितनी फेमिनिस्ट थ्योरीज हमने की हैं या आप लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, उन्होंने खुद से कवर की हैं, वो ये करें कि सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स या जिसको हम कोर थ्योरी कहते हैं, जो भी फेमिनिस्ट थ्योरीज आप लोग कर रहे हैं, रेडिकल, लिबरल, पोस्ट मॉडर्न, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इको फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरल, पोस्ट स्ट्रक्चरल, साइको एनालिटिक, एंड जो भी मेन फेमिनिज्म, जो भी आप कर रहे हैं, सारी थ्योरीज के फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक और बेसिक प्रिंसिपल्स, कोर थ्योरीज ये रिवाइज कर लीजिए, बड़े जल्दी जल्दी से रिवाइज करिए। फिर आप देखिए कि कौन सा जो स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म है वो अपने आप को, वो खुद को किस वेव ऑफ फेमिनिज्म से एसोसिएट करता है। ठीक है, उसके साथ ये देखिए कि उस स्कूल ऑफ थॉट ने या उस थ्योरी ने जो आप रिवाइज कर रहे हैं, कौन से इश्यूज रेज किए थे
और सिमिल्टेनियसली साथ ही उन इश्यूज के लिए क्या सॉल्यूशंस दिए थे। और यहाँ पे अपने आप को जरा ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा कि क्या उनके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस में क्वेश्चन लिखने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है उनके कुछ सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ पता हो इम्पोर्टेंट बुक्स। इसके लिए पहले तो जरूरी है कि आपको अपनी जो थ्योरी आप कर रहे हैं उसके एक्सपोनेंट्स का पता हो या थेरिस्ट्स का पता हो। फिर उसके साथ उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स या कुछ के इम्पोर्टेंट एसेज होते हैं, आपको उनके बस टाइटल पता होने चाहिए। ठीक है। फिर साथ ही साथ जैसे कि क्लास में प्रैक्टिस रहती है कि इन एसेज और बुक्स के हम वन लाइनर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने नोट्स में। वो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना आपको ये जरूर पता हो कि जिन एक्सपोनेंट्स का आप नाम लिख रहे हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने अपनी बुक में व्हाट हैव दे टॉक्ड अबाउट। ठीक है, व्हाट सॉल्यूशंस दे हैव प्रेजेंटेड और व्हाट वाज द थीम ऑफ देयर बुक और व्हाट वर दे बेसिकली परसुइंग, व्हाट वर द थीम्स दे वर हाईलाइटिंग। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन पे क्रिटिक कैसी हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ लिबरल फेमिनिज्म पे, तो मुझे क्रिटिक डालनी चाहिए उसमें कि अबाउट लिबरल फेमिनिज्म रेडिकल फेमिनिज्म ने क्या क्रिटिक की, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ने क्या क्रिटिक की। ठीक है, और फिर उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पे आप फेमिनिस्ट थेरीज यहाँ तक रखिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, क्रिटिक एंड काउंटर क्रिटिक कैसे लिखनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद विल सॉल्व अ क्वेश्चन, तो उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए कि जी मैंने अब करनी है अपनी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कुछ कवर कर लीजिए। ये ध्यान रखना है कि आप लोग क्या करते हैं कि एक टाइमलाइन की फॉर्म में कर लेते हैं, उसको लिख देते हैं, उसके ऊपर इतने मार्क्स गेन करने का सही तरीका ये है कि आपको पूरा डाइसेक्ट करके पता हो वेव कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या स्ट्रेटजीज थी, एक्टिविज्म क्या था, किस टाइप का था, इश्यूज क्या रेज किए, व्हाट वर द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड, कौन से स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट थे, एंड देन ये भी आपको पता हो उसके ऊपर क्रिटिक क्या हुई है, काउंटर क्रिटिक क्या है। एंड देन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन था कि डिस्कस द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड द थर्ड वेव। ठीक है, तो आपने बताना है कि भाई फर्स्ट से सेकंड में वो ट्रांजिशन हुई एंड देन सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन हुई। तो फिर आपने साथ ये भी इस क्वेश्चन में बताना होता है कि व्हाई वाज देयर अ ट्रांजिशन। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने क्वेश्चन में 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म डिस्कस कर रही हूँ, मुझे एग्जामिनर ने पूछा है कि जी डिस्कस ऑल द वेव्स, 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। मैं फर्स्ट वेव करती हूँ डिस्कस, उसको एंड करती हूँ एक जगह पे और साथ ही लिखती हूँ व्हाई वाज देयर, एक पैराग्राफ ऐड करती हूँ, उसकी हेडिंग भी लिखती हूँ। उस पैराग्राफ में मैं ये एड्रेस करूंगी कि व्हाई वाज देयर अ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड वेव एंड देन फ्रॉम द सेकंड वेव टू द थर्ड वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जिससे आपका एक ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होता है। वेव्स में अगेन आपके पास नेम्स होने चाहिए प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के, उनकी कोई बुक्स होने चाहिए, कोई एक दो कोटेशंस हैं तो गुड, वरना किसी की बुक्स कोट कर दीजिए, वो भी दैट्स आल्सो गुड इनफ। ठीक है, अच्छा जी। फिर एक्टिविज्म हो, आपके पास एग्जाम्पल्स हो, आपके पास उस टाइम की केस स्टडीज हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने जरूर बीच में इनकॉर्पोरेट करनी है। फिर आपके पास जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट में सिंपली आप विद वैट गैट इनको प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से। इनके व्हाई वर दे प्रपोज्ड, सारी इनके बारे में ऑल द एक्सप्लेनेशन, द मेन पोस्टुलेट्स। कोई क्रिटिक है तो वो भी, क्रिटिक तो डेफिनेटली है वो भी। उसके बाद इनके साथ ही आप अपनी यूएन कॉन्फ्रेंसेस को भी रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर आपको यूएन कॉन्फ्रेंसेस को एज एन एग्जाम्पल कहीं पे देना पड़ जाए इसमें, तो आप उसको थोड़ा सा लिंक कर सकें। ओके जी। नेक्स्ट which is also very important, वो है
स्टेटस ऑफ विमेन इन पाकिस्तान। आइडियली आपको पता होना चाहिए हेल्थ, स्टेटस ऑफ विमेन इन हेल्थ, इन एजुकेशन, लॉज, एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में, ठीक है। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पॉलिटिक्स के बारे में, रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। अब इस क्वेश्चन में स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन पॉलिटिक्स आपको पता होना चाहिए कि विमेन एज कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एज वोटर्स, उनका क्या स्टेटस है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ दोज, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो स्टेटस ऑफ विमेन इन पाकिस्तान है, इसमें यू नीड टू नो सम स्टैट्स, सम फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है जी। द बेस्ट वे टू स्कोर, टू गेन अ हायर मार्क इन दिस क्वेश्चन इज टू गिव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आप किन चीजों के देंगे? आपने स्टैट्स दे दिए, फैक्ट्स दे दिए, फिगर्स दे दिए, कोई आपके पास केस स्टडीज थी, आपने वो दे दी, आपने जी एग्जाम्पल दे दी। अब रेफरेंस किस चीज का? रेफरेंस होते हैं आर्टिकल्स के। क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो साथ ही हम एक आर्टिकल या दो आर्टिकल्स की रेफरेंस से पढ़ते हैं, ताकि वो आर्टिकल का नाम भी स्टूडेंट्स को याद हो जाए। तो ये दिस इज अ टेक्निक कि इसमें आप अच्छे तरीके से इसको स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक चीज और, यू नीड टू गिव अ 360 डिग्री एनालिसिस इन दिस क्वेश्चन। आपने हर डायमेंशन इस मॉड्यूल में कवर करनी होती है, ठीक है। किसी भी डायमेंशन को छोड़िएगा नहीं, अच्छी एग्जाम्पल्स दें एंड यू विल बी गुड टू गो। Yes, one thing more. आपको यहाँ पे जेंडर स्टडीज के जितने जार्गन्स हैं वो जरूर इनकॉर्पोरेट करने हैं कि जी इफ देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम तो उसको लिंक करें कि इट इज बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, इट इज बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज, इट इज बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज, ठीक है। इस तरह के टर्म्स एंड ये चीजें यूज करें ताकि आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स, ज्यादा मार्क्स मिले। जो एग्जाम्पल्स आपने देनी है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल की एग्जाम्पल याद है, आप चाह रहे हैं आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो फिर उसको कंपेयर करके पाकिस्तान से इनकॉर्पोरेट करें, या कहें कि वी कैन अडॉप्ट दीज टेक्निक्स एंड improve the status of women in our society। ठीक हो गया जी। अब इसमें आपने, जैसे हम हर चीज के सॉल्यूशंस देते हैं, उसके बाद आपने बताना है कि रोल ऑफ एनजीओज क्या रहा है इन इम्प्रूविंग और अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या रोल प्ले किया है, आपकी कोई और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान की फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, और आपको अपनी कंट्री की कुछ लीगल रिफॉर्म्स भी पता होनी चाहिए जो कि रेलिवेंट हो। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज जेंडर कोटा, जेंडर कोटा डिबेट। जेंडर कोटा डिबेट में आपने अगेन एक अदर 360 डिग्री एनालिसिस देना है। आपने सारी साइड्स को टच कर देना इन द बिगनिंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हर साइड को एक्सप्लेन करके वो आपसे पूछेंगे कि जो जेंडर कोटाज इन प्लेस हैं तो आर दे इफेक्टिव और आर दे नॉट इफेक्टिव, जेंडर कोटाज को ऐसे ही रखना चाहिए या उनको इंक्रीज करना चाहिए। तो आपने हर चीज जो जो उन्होंने डायमेंशन पूछी है क्वेश्चन में, उसको पूरे तरीके से होलिस्टिकली उसका एनालिसिस करके आपने यहाँ पे किसी आर्टिकल का नाम लिख के अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ स्टैट्स भी होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए कि जी कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं पार्लियामेंट में और डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, आपका क्या जनरली कोटा सिस्टम है क्या पाकिस्तान में, ठीक है। पूरी दुनिया में तो होता ही है फॉलो, बट आपने पाकिस्तान स्पेसिफिक रखना है। उसके बाद ये सारी चीजें
आप लिख देंगे। इसमें आपकी ओपिनियन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने स्ट्रांगली एक साइड को सपोर्ट करना है, सिर्फ एक साइड को, और इवेंचुअली अपनी ओपिनियन देने के बाद आपने इसका कंक्लूजन लिख देना है। सो इट इज ऑल्सो अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। आई विल चेक योर मैसेजेस इन अ बिट, ठीक है, थोड़ा सा बस मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हो गया कि हमने जेंडर कोटा डिबेट को किस तरीके से एड्रेस करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जेंडर स्टडीज है क्या, विमेन स्टडीज क्या है, और साथ ही साथ आपको मेन स्टडीज के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेन स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछ लें तो आपको अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, सारे फैक्ट्स आपको पता हो। इसमें इसके अलावा आपको जो चीज एक इम्पॉर्टेंट है करनी, वो ये करनी है कि आपको स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज पता हो, स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज पता हो इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि एवोल्यूशन कैसे हुआ जेंडर स्टडीज का। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्रीटी इजी है। जी, मैं अभी आपको क्वेश्चन डिकोड करना बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सेकेंड हाफ में मैं यही बताऊंगी कि क्वेश्चन को डिकोड करके उसको आंसर कैसे करते हैं। आई हैव 2 क्वेश्चंस विद मी, तो जितने भी हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आपको पहले तो सिंपल डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता क्या है, वायलेंस है क्या, ये सारी चीजें आपको कोई एक अच्छी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड उनकी सब टाइप्स, ये आपको पता होनी चाहिए, और आपने इनकी हेडिंग्स क्रिएट करनी है। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आए तो आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको वायलेंस पे आता है तो आप उसको डिफाइन करें, ऑब्वियसली पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप वायलेंस को जरा डिफाइन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी टाइप्स ऑफ वायलेंस लिखें और उसकी सब टाइप्स लिखें एंड एक्सप्लेन देम, ठीक है जी। एक्सप्लेन करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए। थ्योरी एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जो थ्योरीज आपने कर ली हैं, आपको आपने जिनसे भी लेक्चर्स लिए हैं उन्होंने आपको जरूर थ्योरीज कराई होंगी, वो थ्योरीज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। उन थ्योरीज को अप्लाई करने के बाद गिव रियल एग्जाम्पल्स, कोशिश करें जरा रीसेंट एग्जाम्पल्स हो, बहुत ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, सारी सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यस अगेन रीसेंट एग्जांपल्स, रीसेंट केस स्टडीज, ये चीजें, फिर कोई रेलेवेंट इंडेक्स या स्टैट्स आपको पता होने चाहिए, कितने एसिड सर्वाइवर्स हैं इस ईयर में, कितने एसिड अटैक्स हुए जो रिपोर्ट हुए, फिर ये परसेंटेज भी आपको पता हो कि कितने परसेंट रिपोर्ट होते हैं और बाकी तो अनरिपोर्टेड होते हैं केसेस। फिर आपको हरासमेंट के केसेस पता हो, आपको रेप के केसेस पता हो, द परसेंटेज, द नंबर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ऑनर किलिंग्स के अगर नंबर हैं वो आपको पता हो, तो जितना भी आपने डेटा गैदर किया हुआ होगा या आपके टीचर्स ने आपको करवाया हुआ होगा, तो उन्हें इनकॉर्पोरेट कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब बारी आती है, द एग्जामिनर ऑलवेज आस्क्स फॉर सॉल्यूशंस, कि किस तरीके से हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपनी दें अपने सॉल्यूशंस, नो वरीज, यस, बिफोर द सॉल्यूशंस ऑलवेज ड्रॉ द पावर एंड कंट्रोल व्हील। पावर एंड कंट्रोल व्हील को ड्रॉ करके
उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए एंड देन आप सॉल्यूशंस पे जा सकते हैं। सॉल्यूशंस में आप कोशिश करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल आपको मिल जाए। जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, जो फाउंडेशंस पाकिस्तान में हैं फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, या जो वायलेंस को कर्ब करने के लिए फाउंडेशंस पाकिस्तान में हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, उनका मॉडल उठाएं, उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करें। ठीक है, वो आपका होगा सोल्यूशन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान। अब आपने नेक्स्ट ये डिस्कस करना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो हमें द इम्पेडिमेंट्स या जो जो हर्डल्स हैं जो हमें इस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को ओवरकम करने नहीं दे रहे। उसको आप उन चैलेंजेस को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें, और यहाँ पे फिर आपकी काउंटर क्या होगा, इन चैलेंजेस को आप काउंटर कैसे करेंगे। काउंटर ऐसे करेंगे कि आप बताएं कि जी जो मेरे ऊपर मॉडल दैट इज बीन डिस्कस्ड अबव इज वेरी इफेक्टिव, तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली इट विल लीड टू एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा, कंक्लूजन में एक कोई नाम डाल दिया करें, किसी आर्टिकल का, किसी रिसर्चर का, किसी फेमिनिस्ट का, किसी रीसेंट कोई रीसेंट आपने आर्टिकल पढ़ा हो उसके ऑथर्स का नाम डाल दीजिए, एक ऑथर का नाम डाल दीजिए, तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना वो वैलिडेट हो जाता है। ठीक है, ओके जी। तो हम यहाँ पे अपना कंटिन्यू करें कि हमें अभी क्या क्या कवर करना है। और नेक्स्ट, अगर आपको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे क्वेश्चन आ जाता है अगैन, ये लास्ट फ्यू डेज में आप इसकी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर्स खोल के आउटलाइंस बनाएं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें कि ये जो मैंने आपको बताई हैं टिप्स, ये सारी चीजें आपके पास पूरी हैं, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम डे पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता सीएसएस के एग्जाम्स में कि आप पूरी पूरी रिवीजन करें, तो आप बड़े शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं, या फिर कोई मेन वो चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं, हेडिंग्स रिवाइज कर सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो दे हैव देयर लेक्चर नोट्स की फाइल्स, वो ही सिर्फ रिवाइज करें और जो स्टैट साथ लिखवाए हुए हैं बस वो। ठीक है जी। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर अगर आपको आता है तो इसमें पहले तो आपको ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जेंडर क्या होता है। फिर इसमें इट इज इम्पोर्टेंट कि आप 3 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जो कि दी थी मीड ने, 3 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय मीड, ये आपको पता हो। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल्स भी डिस्कस हो जाती हैं आप साथ साथ उन स्टेजेस में। एक तो आप आउटलेट्स ऑफ सोशलाइजेशन, आउटलेट्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ही डिस्कस हो जाते हो, मीड ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर आप एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स देते हैं उन आउटलेट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे आपकी एग्जाम्पल्स भी हो जाती हैं। दूसरी बात, हमेशा अपनी एग्जाम्पल्स को, रेफरेंस मटेरियल को, स्टैट्स एंड फिगर्स को, जो भी आपके नाम हो फेमिनिस्ट्स के, थेरिस्ट्स के, एक्सेट्रा बुक्स के, उनको मार्कर से हाईलाइट करके लिखा करें। ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखें, बहुत बहुत अच्छी एक लुक देता है। देन आपके पास इसके अलावा कुछ केस स्टडीज होती हैं जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में आपको बहुत हेल्प करती हैं टू गेन मोर मार्क्स, सच एज जो शामदेव की केस स्टडी है या डैनियल की केस स्टडी है। इनमें क्या हुआ था, ये वो बच्चे थे जिनको सोशली आइसोलेट कर दिया गया था, जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया था फॉर वेरियस रीजंस। एंड ईयर्स लेटर जब सोशियोलॉजिस्ट्स ने, सोशल साइंटिस्ट्स ने इनको डिस्कवर किया, इन पे रिसर्च की, तो पता चला व्हाई इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर इम्पोर्टेंट। अगर आप सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो आपकी तो पर्सनैलिटीज ही नहीं बनेंगी। ठीक है, इसके साथ ही आपने जो एक काम करना है वो ये कि रेलेवेंट थीरीज आपने कर लेनी है। नाउ अलोंग विद दिस आपको नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आपका कवर हो जाता है। अभी जो नर्चर साइड है, ये तो एग्जैक्टली exactly आप ये ऊपर जितना कुछ मटेरियल आप सोशल कंस्ट्रक्शन पे करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें हो जाएगा। नेचर साइड ऑफ द डिबेट को करने के लिए अगेन कुछ थेरीज हैं, वो आप कीजिए। ठीक है,
और इस ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में आप ट्विन स्टडीज भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और देन आप अपने ऑफ कोर्स क्वेश्चन को फिर आप कंक्लूड कर देते हैं, आप इसमें पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सही है। जी ताहिर, आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे। नहीं, देखिए आप कभी अपना एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट पर्सन वहां पे मत लिखिए। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जी इन दिस रीजन, या इन पाकिस्तान, या इन फला फला रीजन ये होता है। दिस इज द जनरल प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू कैन गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल आपको ऐसी कॉन्क्रीट नहीं याद आ रही उस वक्त, एक बैलेंस्ड व्यू दें अपने क्वेश्चन में, जेंडर सेंसिटिव लेंस रखें अपने क्वेश्चन में, बायस्ड नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा यस आपने सिंपथाइज भी करना है कि यस बहुत ज्यादा वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, यस सोशल कंस्ट्रक्शन से ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स रीइंफोर्स होते हैं, प्रमोट होते हैं, तो इन चीजों के ऊपर आपने जरा अच्छे तरीके से फोकस करना है। देन आपके पास एक क्वेश्चन आता है जेंडर वर्सेस सेक्स, ये इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए लेकिन फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेन लिटरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, उनको आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपने फैक्ट्स ही स्टेट करने होते हैं। फिर एक चीज है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, बस आपको इसके बारे में इसके की पॉइंट्स पता हो, ईमेल डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट था, मेजर थीम क्या था, इसके ऊपर क्रिटिक क्या है, एंड दैट्स इट, ठीक है। कुछ मेन पोस्टुलेट्स पता हो इसके। फिर आपको what else should you know, yes please also do some research on कि आपके जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट है वहां पे what issues do women face, ठीक है। all right, then you have 3 case studies। ये केस स्टडीज जो कि आपके पास है, मुख्तारा माई की केस स्टडी है, मलाला यूसुफजई की है, शर्मीन उबैद नोइस डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये आपको केस स्टडीज पता होनी चाहिए ताकि आप इनको एज एग्जांपल्स कोट कर सकें, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में भी कोट कर सकते हैं, आप कहीं और कोट करना चाहें, आप जहां पे भी कोट करना चाहें और रेलिवेंट इसको करते हैं आप वहां पे कर सकते हैं। देन जेंडर इन गवर्नेंस करना बहुत जरूरी है। We will take a 2 minutes break because अजान हो रही है। जी हाला, जस्ट राइट थ्रू अ जेंडर न्यूट्रल लेंस, बस फिर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जी, अगर आपके पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, तो उसके ऊपर अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने ही लगी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपको उसके मेन थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स पता हों, उसका इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज,
पॉजिटिव्स भी पता होने चाहिए कुछ, ठीक है, और उसके बाद कुछ रेलिवेंट केस स्टडीज पता हो, सैप्स का इम्पैक्ट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, इनका इम्पैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए ऑन वुमेन एंड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसकी कोई रेलिवेंट थेरीज पता होनी चाहिए, 3-4 थेरीज पता हो बहुत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए इस टाइम पे कि जी इज, आई होप कर ही लिया होगा अभी तक, इज लैंग्वेज जेंडर्ड, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज एंड जेंडर को लिंक कर सकते हैं विद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एज वेल। फिर आपने डिस्कस करना है फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, कि यहाँ पे क्या मूवमेंट्स रही हैं, जो आपकी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म थी ग्लोबली, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है पाकिस्तान पे। सब्सिक्वेंटली कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने यहाँ पे फेमिनिज्म को सपोर्ट किया हो या काम कर रही हो फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब जरा ये देख लेते हैं कि अगर हमें उस दिन मतलब डेफिनेटली आपको जो पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो कैसे करना चाहिए। सो फॉर द एग्जाम जो आपकी टूल किट होनी चाहिए हम उसको अभी, या जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने उस दिन अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं, आराम से पानी पीना है, ईट समथिंग एंड देन गो एंड सिट फॉर द एग्जाम, ठीक है। बस एग्जाम के लिए जाएं आराम से रिलैक्स करके, और 10 मिनट्स में अपने एमसीक्यूज कर लें, इससे ज्यादा टाइम इसको मत दीजिएगा प्लीज। फिर आप 5 मिनट लें और अपना पूरा पेपर रीड कर लें, और साथ साथ आप टिक कर लें कि अच्छा मैंने ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बस आपने वो 4 क्वेश्चंस मार्क कर लिए। अब आप जाएं टू द लास्ट पेज, आपकी जो आंसर बुकलेट है उसके एंड पे हमारे पास एक पेज होता है, आपको एक पेज दिया जाता है विच इज फॉर योर रफ वर्क, या अगर आप इफ यू हैव टाइम एट द एंड ऑफ द एग्जाम तो उस पेज को फिर एंड पे क्रॉस आउट भी कर दीजिएगा पेंसिल से, हल्का सा, ज्यादा लाइंस नहीं लगाने की जरूरत, बस एक लाइन, ठीक है। उसके ऊपर जाके आप अपने क्वेश्चन की या सारे क्वेश्चंस की आउटलाइन जल्दी से बना लीजिए, एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना लीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको फ्लो में याद नहीं रहता। अगर फ्लो में याद रहता है, नहीं है आउटलाइन बनाने की जरूरत, तो बिल्कुल मत बनाइएगा, ठीक है। और नीट आउटलाइन की तरफ ना जाएं, आप बस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अच्छा सा अपना। अब उसमें आपने क्या करना है कि आपने हर क्वेश्चन को सेम लेंथ देनी है, 8 पेजेस मैक्स होते हैं, ठीक है। 7 to 8 पेजेस लिखते हैं, लेकिन इक्वल लेंथ दें, इक्वल टाइम एलोकेट करें। आप बस ये सोच लें कि मैंने 30 मिनट्स पर क्वेश्चन लगाना है, इससे ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड ही नहीं करना कहीं पे, ठीक है। अब उस 30 मिनट्स में आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करें, यहाँ पे उसको डिकोड करें। डिकोड से मेरा मतलब ये है, किसी ने भी पूछा हुआ था व्हाट इज दिस मीन, तो आपने ये करना है कि क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसमें आपने देख लिया कि उसने क्या की चीज पूछी हुई है। अच्छा, पूछा हुआ व्हाट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो मैंने पहले उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट देम, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी फिर 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक पहले डिफाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, then what are the forms, types of violence, और फिर उसको किस तरीके से हमने एलिमिनेट करना है, वो टेक्निक्स भी मैंने बतानी है। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन जो है डिकोड कर दिया। अब आपने नेक्स्ट ये काम करना है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपका आंसर रेलेवेंट हो। ओके, सो ये तो आपकी हो गई पहली एक एक्सरसाइज जो आपने कर लेनी है। अब आपको आंसर लिखना है, तो वो आंसर कैसा होना चाहिए, उसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए लाजमी। स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन के बगैर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा, हो तो जाएगा, बट जो एक आइडियल आपका वो होता है पैटर्न, वो होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन योर कंक्लूजन। इस पैटर्न पे आपको सही मार्किंग मिल जाती है।
तो आपने इंट्रोडक्शन में अब क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपका हो जी 6 to 8 लाइन्स का। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। बस 6 to 8 लाइन्स का होना चाहिए, समरी होनी चाहिए उसके अंदर पूरे आपके क्वेश्चन की, एग्जामिनर को पढ़ के पता चल जाए कि आपने उसमें लिखा क्या है। अब आप मेन बॉडी में जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आपने अच्छी रेलिवेंट हेडिंग्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स इनकॉर्पोरेट करनी है। आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स बताना चाहें, थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड, अगर ऑफ कोर्स आपका वो है वेव्स है तो आप बैकग्राउंड बताएंगे, वरना आप नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके, अगर फेमिनिज्म इन पाकिस्तान पूछा गया है तो यस उसके ऊपर बैकग्राउंड बताएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें क्या चीज होती है, इधर आप जो थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं वो आप करें। थ्योरी एप्लीकेशन से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब थ्योरीज आपने अप्लाई कर दी, एग्जाम्पल्स दीजिए, केस स्टडीज बताइए, रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेट कीजिए, और ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनको मार्कर से हाईलाइट करें। साथ आपने बनाने हैं फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स। किस तरह के फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, मैं जरा 1 मिनट आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह का कोई एक अच्छा फ्लो चार्ट आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, पेपर में जल्दी से। ये भी आपकी प्रैक्टिस हो तो जल्दी बन जाता है, ठीक है जी। इसके बाद जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी मसरूर। सिद्रा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सारा कुछ कर दिया। प्रेफरेबली एग्जाम्पल्स आपके पास पाकिस्तान की होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी टाइम एंड अगेन बताया है। फिर आपके पास कुछ नाम होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स या थियरिस्ट्स या कोई फेमिनिस्ट्स, ठीक है, कोई ऑथर्स हो बुक्स के, वो होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट्स के नाम होने चाहिए, प्रोपोनेंट्स के नाम होने चाहिए, एंड सिमल्टेनियसली यू शुड नो व्हाट वर्क दे हैव डन, मतलब कोई बुक एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए उनकी। फिर आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि कोई अच्छी केस स्टडीज होनी चाहिए। देन यू मस्ट नो कि जो एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको किस तरीके से क्लोज कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। आपने उसमें क्रिटिक डालनी है, फिर आपने उस क्रिटिक को काउंटर क्रिटिक करना है, एंड देन आपने उसमें एक कंक्लूजन देना है। ठीक हो क्या जी? ओके, अब जो आपकी काउंटर क्रिटिक है उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट के पास मटेरियल है, एंड ही और शी नोज हाउ टू पुट इट ऑन पेपर, और एनालिसिस भी अच्छा किया हुआ है। कंक्लूजन में अगेन 8 लाइंस हो, कोई समरी हो उसमें आपका, कोई एक एक 1 लाइन की आपकी ओपिनियन भी हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, अब नाउ जी, अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या करना है आपने, देखें एक क्वेश्चन है जो आई विल रीड इट टू यू गाइस। वो क्वेश्चन ये है, जी द क्वेश्चन इज कि डिस्कस the gender inequalities created and promoted by the process of globalization in contemporary societies worldwide। तो अब ये याद रखिएगा, इसमें वर्ड आया है कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करती हूँ, उसको फॉलो करते हुए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन विच विल बी बेस्ड ऑन 6 to 8 लाइन्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी ग्लोबलाइजेशन को। जी ये क्वेश्चन आप दोबारा से लिख लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोवाइड होगी। अच्छा, यहाँ पे आप डिफाइन करें ग्लोबलाइजेशन को, थोड़ी सी सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताते हुए, थोड़ी सी बिल्कुल उसके ऊपर पूरा ऐसे नहीं लिख देना, एक
आधी लाइन में उसको एक्सप्लेन करके, तो आपने देना शुरू कर देना है एक ओवरव्यू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज जो कि आई हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर आपने बताना है उस, आपने अपने इंट्रोडक्शन को भी तो क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए आप बता दें कि जी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। वो ये हो रहा है कि वहां पे जेंडर इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब आप इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए। बैकग्राउंड आप ऐसे दे सकते हैं कि जी हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन बीन इम्पैक्टिंग सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके उसको कंटेम्प्रेरी टाइम तक लाके एक पैराग्राफ में उसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आप की डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि जी टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, फिर पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग दिस आप इसमें और चीजें इनकॉर्पोरेट कीजिए कि जेंडर intersects with other identities under globalization। यहाँ पे आप इंटरसेक्शनैलिटी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। रेस, कल्चर, रेस, क्लास एक्सेट्रा, इनकी वजह से women are oppressed। ठीक है, पूरे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके यहाँ पे आप नेक्स्ट जो चीज कर सकते हैं वो होगा इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑन जेंडर इन इक्वालिटीज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बात कीजिए जेंडर वेज गैप्स की इन द ग्लोबल लेबर मार्केट्स। फिर आप बात कीजिए कि फेमिनाइजेशन हो चुकी है ऑफ इनफॉर्मल लेबर और इनफॉर्मल लेबर। इसके अलावा आप केस स्टडीज डिस्कस कीजिए ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसकी एक अच्छी केस स्टडी जो आपको रेडिली मिल जाती है बड़े आराम से इंटरनेट पे, वो बांग्लादेश की है। ठीक है, उनका टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी एग्जाम्पल, उसकी केस स्टडी। फिर जी इट रीइंफोर्सेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। यहाँ पे आप एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसको ऐड कीजिए। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है ऑन डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए कि जी ग्लोबल मीडिया है अब, और उसकी वजह से जेंडर स्टेरियोटाइपिंग होती है। मीडिया खुद ही उसको करता है प्रमोट, और उसकी वजह से जेंडर इनक्वालिटीज फिर से हो जाती हैं, जेंडर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फिर से आ जाते हैं, रीइंफोर्स हो जाते हैं। फिर आपने बताना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। चाहे तो इसमें कोविड-19 की जेंडर इनक्वालिटी वाली डायमेंशन ऐड कर दीजिए। फिर आपने यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अप्लाई करनी है और सिस्टम्स थ्योरी अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस? चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। ओके, अब आपने चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस तो बता दी, लेकिन उसके साथ आप ये भी बताएंगे कि जी ठीक है, चैलेंजेस एंड ये लिमिटेशंस हैं, पर जो एफर्ट्स हैं वो एनजीओस
और गवर्नमेंट्स और आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कर रही हैं टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, टू रिड्यूस टू बेसिकली मिटिगेट जेंडर disparities because of which have been basically promoted and created by globalization. अब आप इसमें कुछ दे दीजिए सजेशंस, ठीक है, फॉर फ्यूचर, और इवेंचुअली आप सजेशंस देने के बाद ऑफ कोर्स आप उसको कंक्लूड ही करेंगे। कंक्लूड जब करते हैं किसी चीज को तो कंक्लूजन में क्या लिख देते हैं? कंक्लूजन में आप क्या ऐड करते हैं? कंक्लूजन अगेन आपका 6 to 8 लाइंस में एंड हो जाना चाहिए। एक आपकी पूरी समरी होनी चाहिए, लेकिन वो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक पूरे आंसर की समरी होनी चाहिए, उसमें आप अगर कोई कोई अपना रेफरेंस दे देंगे तो आपका आंसर वैलिडेट हो जाएगा। चाहे तो एक लाइन में सिर्फ ओपिनियन दे दीजिए, अगर आपने कहीं बीच में ओपिनियन का पैराग्राफ ऐड नहीं किया। इस आंसर में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट। नहीं इमरान, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि देयर इज अनदर क्वेश्चन इन योर पास्ट पेपर्स व्हिच इज in what ways radical feminism is different from socialist feminism, उसमें ऑफ कोर्स आप एक इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए, दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का एंड रेडिकल का, दोनों की कोर आइडियोलॉजीज बताएं, जो की प्रिंसिपल्स हैं उनकी, जो उनका बेसिक थीम है वो डिस्कस करें, फिर उनकी थेरीज और फ्रेमवर्क्स को जरा थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं दोनों थेरीज ने, दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट ने। फिर उनकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज या एक्टिविज्म, प्रोटेस्ट थे या क्या था, फिर उसके ऊपर क्रिटिक या जो भी कंट्रोवर्सीज थी, अ काउंटर क्रिटिक, कंटेम्पररी रेलेवेंस, एंड देन कंक्लूड द आंसर, ठीक है। जेंडर स्टडीज में जेंडर स्टडीज की ही थ्योरी अप्लाई कीजिए प्लीज। जी, आप फायजा जब आप आंसर लिख रही हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि री इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है, तो मैंने अब बता दिया कि जी एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी और उनका बेसिकली जो थ्योरी थी वो ये थी, थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन कर दिया। साथ अगर आपको किसी बुक का नाम पता है या किसी आर्टिकल का नाम पता है जिसमें ये बात हुई है, तो उसका भी नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया कि यस, ये क्या आप उसमें शामदेव की स्टडी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, या डैनियल की, या ये मीड का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। जब मैं ये लिख रही हूँ कि अपने आंसर में, तो मैं लिख दूंगी जी कि एक बुक है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सॉरी इट इज सोशियोलॉजी बाय हैरलैम बॉस, उसमें उन्होंने इस केस स्टडी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, या उसमें उन्होंने ये मीड की 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो दैट इज इट। Sorry, Imran, I didn't get your question. You can ask again. चलिए जी, it was a lovely class और I wish you guys all the very best. कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अच्छे से recite some duas, pray for yourselves, pray for everyone who is appearing in the exam, ठीक है जी, और फिर आराम से बैठे। If it's meant to be, it will be. And trust yourself. You've given it your best. अब आगे आप पेपर्स में ये आपने फर्स्ट डे से लेके एंड वाले दिन तक सही सेम एंथुजियाज्म के साथ हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देते हुए
इक्वल लेंथ रखते हुए और जो मैंने आपको चीजें बताई इनको फॉलो करते हुए आपने अच्छा सा एक पेपर करना है एंड देन लीव इट टू अल्लाह ताला। फिर अपने लिए बस दुआ करें, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू विल कम टू यू इटसेल्फ। ठीक है जी, बिकॉज यू हैव गिवन योर बेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई और क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टा, ठीक है, वहां पे पूछ लीजिएगा। बाकी ये कि अब कोई नई चीज मत पढ़िएगा, जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, जो आपके टीचर्स ने करा दी हैं, प्लीज उन्हीं को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, प्लीज सिर्फ लेक्चर नोट्स करें, डिटेल नोट्स पढ़ चुके हैं आप लोग, इवेल्युएशंस करवा चुके हैं। अगर इस वक्त कोई आउटलाइंस आपके पास हैं जो आप इवेल्युएट कराना चाहते हैं या कोई आंसर्स हैं तो वो भेज दीजिए, आई विल इवेल्युएट दोज। जिन लोगों के जो भी मेंटोर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपने क्वेश्चन पेपर्स चेक करवाएं, आंसर पेपर्स। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, माय प्रेयर्स आर विद ऑल ऑफ यू। एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है जेंडर स्टडीज का, वो स्टार्ट हो रहा है 24 अक्टूबर को। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर अभी आपको वी हैव 1 or 2 minutes कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, जो आपको फर्स्ट बेस्ट आता है, फिर सेकंड बेस्ट, फिर थर्ड बेस्ट और एंड में वो जो आपको वैसे तो इंशाल्लाह यू नो ऑल द क्वेश्चंस, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि एंड में मुझे करना चाहिए तो फिर उसको एंड के लिए रख लीजिए। जी काशिफ, ये कोऑर्डिनेटर से आपको पूछना पड़ेगा। नहीं सिद्रा, बिल्कुल नहीं, उस पर टाइम जाया मत कीजिए, अपनी आउटलाइन के ऊपर बिल्कुल टाइम जाया मत कीजिए। आप सीधा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें मतलब आंसर लिखना स्टार्ट करें बस। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जी, तो बस फिर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइम पे पास्ट पेपर्स। आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्व, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एंड स्टडी वेल। जी मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो फिर मैं नोट्स दे देती हूँ बिल्कुल, हार्ड कॉपी, वो जो सॉरी जो सॉफ्ट कॉपी ही हम शेयर करते हैं। पीडीएफ में डिटेल नोट्स होते हैं और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वैसे तो वो भी पीडीएफ में ही होते हैं। जी टाइमिंग्स बेसिकली हैं इसके 5:30। ठीक है, ये जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है इट्स ऑन 23rd of October, 23rd October को स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइम हुआ करेगा 5:30 to 7:30। ठीक है जी, चलिए जी, फिर टेक केयर ऑफ योर सेल्स, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगैन, और बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह हाफिज।